CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की विज्ञान की ध्वनि पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा। पृष्ठ संख्या 35। अध्याय 3। उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। को रुख हित भुक मित भुक ऋतु भुक। सुभाषित। कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है? वो व्यक्ति जो समय और स्थान के अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेता है, निरोगी है। आज का विचार। थॉट ऑफ द डे। अनेन जातानि जीवन्ति। तैत्तरीय उपनिषद। मेदू और मिष्टी प्रतिदिन विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लिखे आज का विचार पढ़ते हैं। आज का विचार अनेन जातानि जीवन्ति पढ़कर उन्हें उत्सुकता होती है। मिष्टी मेदू को बताती है कि ये संस्कृत की एक सूक्ति है जिसका अर्थ है आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। आइए हम इस सूक्ति का महत्व समझने का प्रयास करते हैं। 3.1 हम क्या खाते हैं? क्रियाकलाप 3.1 आइए अंकित करें। हम सभी प्रतिदिन आहार लेते हैं। आहार हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है। आपके द्वारा एक सप्ताह में प्रतिदिन खाए गए खाद्य पदार्थों के नाम को तालिका 3.1 में सूचीबद्ध कीजिए। पृष्ठ संख्या 36। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में तालिका 3.1 है, जिसमें सप्ताह में खाए गए खाद्य पदार्थों के नाम आपने रिक्त स्थानों में लिखने हैं। तालिका के बाईं ओर सप्ताह के 7 दिन के नाम भी लिखे हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तालिका 3.1 में अंकित जानकारी के आधार पर अपने आहार के संबंध में आपको क्या विशेष बात ध्यान में आती है? क्या आप प्रत्येक आहार में एक ही प्रकार का खाना खाते हैं या अलग-अलग समय पर आपकी पसंद अलग-अलग होती है? अपनी सूची की तुलना अपने मित्रों के द्वारा बनाई गई सूची से कीजिए। तालिका में आप और आपके मित्रों द्वारा अंकित किए गए आहार में समानता एवं अंतर ढूंढें। तालिका का अवलोकन करने पर आप क्या पाते हैं, उसे अपनी नोटबुक में अंकित करें। आपका ध्यान इस बात की ओर गया होगा कि आपके और आपके मित्रों द्वारा खाए गए आहार में विविधता है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश के सभी राज्यों के आहार में ऐसी विविधता पाई जाती है? 3.1.1 विभिन्न क्षेत्रों के आहार। क्रियाकलाप 3.2 आइए खोज करें। भारत के विभिन्न राज्यों में पारंपरिक रूप से खाए जाने वाले आहार और उगाई जाने वाली फसलों के प्रकारों का पता लगाइए। इस संबंध में जानकारी एकत्रित करने के लिए आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं और साथ ही अपने मित्रों, परिवारजनों और पड़ोसियों से बातचीत कर सकते हैं। अन्य राज्यों के बारे में जानकारी एकत्रित करें और उसे तालिका 3.2 में भरें। कुछ उदाहरण अग्रलिखित हैं। पृष्ठ संख्या 37। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में तालिका 3.2 दी गई है, जिसके अंदर भारत के विभिन्न राज्यों के कुछ परंपरागत खाद्य पदार्थों के नाम लिखे गए हैं। इसके 4 विभिन्न भाग हैं, जिनके शीर्षक हैं राज्य, स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलें, खाए जाने वाले कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थ और पेय। पंजाब राज्य में स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलें हैं मक्का, गेहूं, चना और दालें। खाए जाने वाले कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा और खीर। तथा पेय पदार्थों के नाम हैं लस्सी, छाछ, दूध और चाय।
कर्नाटक राज्य में स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलें हैं चावल, रागी, उड़द और नारियल। खाए जाने वाले कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं इडली, डोसा, सांभर, नारियल चटनी, रागी मुड्डे, पाल्या, रसम और चावल। तथा पेय पदार्थों में आते हैं छाछ, कॉफी और चाय। मणिपुर राज्य के स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलें हैं चावल, बांस और सोयाबीन। खाए जाने वाले कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं चावल, इरोम्बा चटनी, ऊती, पीली मटर और हरे प्याज की तरी, सिंगजू और कांगसोई। तथा पेय पदार्थों में वहां पर बिना दूध की चाय पी जाती है। आखिरी भाग अन्य राज्यों का है। क्या हमें देश के विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले पारंपरिक आहार में विविधता दिखाई देती है? ऐसा क्यों है? तालिका 3.2 में आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी का विश्लेषण कीजिए। क्या इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कई राज्यों में खाए जाते हैं? उन खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाइए। आप पाएंगे कि कुछ खाद्य पदार्थ अनेक राज्यों में खाए जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो केवल किसी राज्य विशेष में ही खाए जाते हैं। आप पारंपरिक खाद्य पदार्थों और स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलों के मध्य क्या संबंध पाते हैं? आपने अवलोकन किया होगा कि किसी राज्य का पारंपरिक आहार वहां उगाई जाने वाली स्थानीय फसलों पर आधारित होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां विविध प्रकार की मृदा और जलवायु होती है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में मृदा के प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर भिन्न-भिन्न फसलें उगाई जाती हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आहारीय प्रवृत्तियां उस विशेष क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती, स्वाद प्राथमिकताओं, संस्कृति और परंपराओं के अनुसार भिन्न हो सकती है। 3.1.2 समय के साथ भोजन पकाने की पद्धतियां कैसे परिवर्तित हुई हैं? आपने सीखा कि विभिन्न राज्यों में खान-पान की आदतें भिन्न-भिन्न हैं। हमारे भोजन के विकल्प और भोजन बनाने की पद्धतियां एक दूसरे से भिन्न होती हैं। क्या समय के साथ खान-पान की आदतें और भोजन पकाने की पद्धतियां परिवर्तित हो गई हैं? पृष्ठ संख्या 38। क्रियाकलाप 3.3। आइए पारस्परिक चर्चा करें। अपने वयोवृद्ध जनों से उनके खान-पान की आदतों और भोजन बनाने की पद्धतियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रश्नों की सूची तैयार कीजिए। नमूना हेतु कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। किस प्रकार का खाना आप अभी भी खाते हैं और क्या नया खाने लगे हैं? पिछले कुछ वर्षों में खाना पकाने की पद्धतियां किस प्रकार परिवर्तित हो गई हैं? खान-पान संबंधी ये बदलाव किस कारण हुए हैं? तैयार किए गए प्रश्नों के आधार पर कुछ वयोवृद्ध जनों का साक्षात्कार लें। इस पृष्ठ के निचले भाग में 4 विभिन्न चित्र हैं। सबसे पहला चित्र घर के एक पारंपरिक चूल्हे का चित्र है। उसकी दाईं ओर आधुनिक गैस चूल्हे का चित्र है। इसके नीचे सिलबट्टे का चित्र है और सिलबट्टे के साथ इलेक्ट्रॉनिक ग्राइंडर का चित्र दिया गया है। ये सारे चित्र समय के साथ पाक पद्धति में परिवर्तन को दर्शा रहे हैं। आपके द्वारा लिए गए साक्षात्कारों से क्या ज्ञात हुआ? भोजन पकाने की पद्धतियां, जिन्हें पाक पद्धतियां भी कहते हैं, समय के साथ परिवर्तित हो गई हैं। पारंपरिक व आधुनिक पाक पद्धतियों में बहुत अंतर है। पहले के समय में भोजन पकाने के लिए अधिकतर पारंपरिक चूल्हों का उपयोग किया जाता था। चित्र 3.1 क। अब भोजन पकाने के लिए अधिकांश लोग आधुनिक गैस चूल्हों का उपयोग करते हैं। चित्र 3.1 ख। पहले के समय में पत्थर के सिलबट्टे का उपयोग कर हाथों से पीसने का कार्य किया जाता था। चित्र 3.1 ग।
इन दिनों हम खाद्य पदार्थों को आसानी से पीसने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ग्राइंडर, विद्युत चालित पिसाई मशीन का उपयोग करते हैं। चित्र 3.1 घ। भोजन पकाने और पीसने की अन्य विधियों का पता लगाइए। समय के साथ पाक पद्धतियों में ये परिवर्तन क्यों हुए हैं? इन परिवर्तनों के प्रमुख कारण तकनीकी विकास, बेहतर परिवहन और बेहतर संचार साधन हो सकते हैं। पृष्ठ संख्या 39। 3.2 भोजन के घटक क्या हैं? मेदू और मिष्टी अपने स्कूल द्वारा आयोजित पारंपरिक खाद्य महोत्सव देखने जाते हैं। महोत्सव का विषय है स्वस्थ आहार, स्वस्थ जीवन। इस पृष्ठ के निचले भाग में पारंपरिक खाद्य महोत्सव का एक चित्र है, जिसके अंदर राजस्थानी आहार, गुजराती आहार और असमिया आहार की अलग-अलग दुकानें हैं। ठीक दुकानों के सामने लोग तरह-तरह के पकवान खा रहे हैं। उन दुकानों के सामने लोग मेज कुर्सी पर बैठकर विभिन्न राज्यों के विभिन्न पकवानों का स्वाद चख रहे हैं। इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित करते हुए भिन्न-भिन्न स्टॉल हैं। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर पोषिता विद्यार्थियों को बताती हैं कि स्वास्थ्य ही परम धन है। आइए जानते हैं डॉक्टर पोषिता के इस कथन का अभिप्राय क्या है। क्या आप कभी बिना खाना खाए रहे हैं? जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? जब हम कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं तो हम थका हुआ और कम ऊर्जावान अनुभव करते हैं। आपके अनुसार एक मैराथन धावक दौड़ के समय और उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है? इस पृष्ठ के निचले भाग में बाईं ओर एक मैराथन स्त्री धावक का चित्र है, जो दौड़ के समय और उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी पी रही है। पृष्ठ संख्या 40। ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों में से एक है। विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल और मक्का, साग, भाजी जैसे आलू और शकरकंद तथा अनेक फल जैसे केला, अनानास और आम में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होते हैं। चित्र 3.2। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में बाईं ओर कुछ कार्बोहाइड्रेट समृद्ध आहार के चित्र हैं, जिनके नाम अभी-अभी हमने आपको बताए हैं। क्या आप जानते हैं कि सामान्य चीनी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? आपके विचार से सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में हम लड्डू खाना क्यों पसंद करते हैं? लड्डू की मुख्य सामग्री बेसन, आटा, घी, गुड़ या चीनी, गोंद और अनेक प्रकार के मेवे हैं। घी और विभिन्न प्रकार के तेलों को एक अन्य प्रकार के खाद्य घटक के समूह में रखा जाता है, जिसे वसा कहते हैं। वसा के स्रोत पादप आधारित या जंतु आधारित हो सकते हैं। चित्र 3.3। मूंगफली, अखरोट और बादाम जैसे मेवे तथा कद्दू, सूरजमुखी और सरसों के बीज वसा के कुछ अच्छे स्रोत हैं। इस पृष्ठ के मध्य भाग में दाईं ओर लड्डू का चित्र है और ठीक उसकी बाईं ओर एक लड़का कह रहा है, हाँ, मेरी दादी ने मुझे बताया था कि घी और मेवे से भरपूर लड्डू हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसी पृष्ठ के निचले भाग में चित्र 3.3 में कुछ वसा समृद्ध खाद्य पदार्थों के चित्र हैं, जैसे मक्खन, पिस्ता, सूरजमुखी के बीज, अखरोट, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, काजू, बादाम, दही और दूध आदि। इसके अलावा कई तेल जैसे सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन तेल और नारियल तेल भी हमारे लिए वसा के प्रमुख स्रोत हैं। पृष्ठ संख्या 41। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें विभिन्न गतिविधियां करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस कारण से इन्हें ऊर्जा प्रदायी भोजन का नाम दिया गया है।
हमारे शरीर में वसा ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है। ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है। ये वसा ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। ये उनकी महीनों लंबी सर्दियों की नींद की अवधि, शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहने में सहायता करती है। इस पृष्ठ के बाईं ओर ऊपरी भाग में ध्रुवीय भालू का चित्र दिया गया है और दाईं ओर लिखा है, और भी जानें। प्रोटीन भी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। दुग्ध उत्पाद और दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। खिलाड़ियों को अपनी मांसपेशियां बनाने के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कई लोग प्रोटीन पौधों के साथ-साथ जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। प्रोटीन के कुछ उत्कृष्ट पादप स्रोत दालें, फलियां, मटर और मेवे हैं। चित्र 3.4 क। प्रोटीन के कुछ जंतु स्रोत दूध, पनीर, अंडा, मछली और मांस हैं। चित्र 3.4 ख। प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करते हैं। इसी कारण इन्हें शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। इस पृष्ठ के निचले भाग में 2 चित्र हैं, पादप स्रोत और जंतु स्रोत के। बढ़ते बच्चों के उचित विकास और वृद्धि के लिए उनके आहार में सही मात्रा में प्रोटीन सम्मिलित किया जाना चाहिए। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आपके दैनिक आहार का भाग है? और भी जानें। क्या आपने कभी छत्रक मशरूम देखे हैं? ये अधिकतर अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगते हैं। खाद्य मशरूम प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। इस चित्र में निचले भाग में दाईं ओर मशरूम का चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 42। आपको क्या लगता है कि हमें अपने दैनिक आहार में फल, साग भाजी और पादप आधारित खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की सलाह क्यों दी जाती है? आइए यहाँ दिए गए 2 अध्ययनों को पढ़कर हम कुछ खाद्य घटकों के महत्व को समझें। अध्ययन 1। पुराने समय में लंबी यात्राओं के दौरान नाविक अक्सर मसूड़ों में रक्तस्राव और सूजन से पीड़ित हो जाते थे। 1746 की लंबी यात्रा के दौरान स्कॉटलैंड के चिकित्सक जेम्स लिंड ने देखा कि जिन नाविकों ने नींबू और संतरों का सेवन किया, वे इस रोग से मुक्त हो गए। मसूड़ों से रक्त आना और उनमें सूजन होना स्कर्वी रोग के लक्षण हैं। अध्ययन 1 को पढ़कर आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? स्कर्वी रोग कैसे ठीक हुआ? नींबू और संतरे स्कर्वी के उपचार में सहायक हैं। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी खट्टे फलों जैसे नींबू और संतरे में पाया जाता है, जो इस रोग को दूर करने में सहायता करता है। अध्ययन 2। 1960 के दशक में भारतीय वैज्ञानिकों ने पाया कि हिमालय क्षेत्र और भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में मानव आबादी में गर्दन के अगले भाग में सूजन के लक्षण व्यापक थे। गर्दन के अगले भाग में सूजन घेंगा नामक रोग का लक्षण है। ये लक्षण इस क्षेत्र की मृदा में आयोडीन की कमी के कारण थे, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय भोजन और जल में आयोडीन की कमी हो गई। भारत सरकार ने मानदंडों के अनुसार सामान्य नमक में आयोडीन की पूर्ति करने का प्रयास किया, जिसे आयोडीन युक्त नमक भी कहा जाता है। आयोडीन युक्त नमक के सेवन से उपर्युक्त लक्षण स्पष्ट रूप से कम हो गए। अध्ययन 2 से आपने क्या निष्कर्ष निकाला? आपने समाचार पत्रों और विज्ञापनों के द्वारा आयोडीन युक्त नमक के बारे में जाना होगा, अथवा आपने नमक के पैकेट पर भी आयोडीन युक्त नमक लिखा हुआ पढ़ा होगा। इसका अर्थ क्या है? वास्तव में आयोडीन युक्त नमक साधारण नमक ही है, जिसमें वांछित मात्रा में आयोडीन के लवण मिलाए जाते हैं। पृष्ठ संख्या 43। और भी जानें। नमक की खेती अगरिया नामक जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। वे कच्छ के छोटे रण तथा गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती करते हैं। नमक की खेती के लिए ये 8 महीने तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं
और समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने वाले अन्य खाद्य घटकों के बारे में और अधिक जानकारी आप कैसे प्राप्त करेंगे? क्रियाकलाप 3.4 आइए सर्वेक्षण करें। विभिन्न खाद्य घटकों के स्रोतों और कार्यों का पता लगाने के लिए चित्र 3.5 में दिए गए चार्ट का अध्ययन करें। विटामिन एवं खनिज के और अन्य स्रोतों का पता लगाइए। साथ ही इन खाद्य घटकों की कमी से होने वाले रोगों के लक्षणों को भी समझें। अपने पड़ोस में जाइए और लोगों से बातचीत कीजिए तथा पता लगाइए कि क्या किसी व्यक्ति में चित्र में सूचीबद्ध लक्षण दिखाई देते हैं। शिक्षक के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों द्वारा इस प्रकार की एक जांच परियोजना की जा सकती है। इन लक्षणों को उनके आहार के साथ सह संबंधित कीजिए और पोषण की कमी के कारण होने वाले रोग या विकार की पहचान कीजिए। देखे गए लक्षणों के संभावित कारण और सुधार के लिए आहार में आवश्यक परिवर्तन के बारे में सुझाव दीजिए। उन्हें चिकित्सक से परामर्श लेने के लिए कहिए। इस पृष्ठ के निचले भाग में 5 खंड हैं, जिनके शीर्षक हैं भोजन के घटक विटामिन या खनिज, कार्य, स्रोत, अभावजन्य रोग या विकार तथा लक्षण। भोजन के घटक। भोजन का घटक विटामिन ए कार्य आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। स्रोत हैं पपीता, गाजर, आम, दूध। अभावजन्य रोग या विकार हैं दृष्टि का ह्रास या क्षति और इसके लक्षण हैं दुर्बल दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, रतौंधी, कभी-कभी पूर्ण रूप से दिखाई देना बंद हो जाना। पृष्ठ संख्या 44। भोजन का घटक विटामिन B1। इसका कार्य है हृदय को स्वस्थ रखना और शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता करना। इसके स्रोत हैं फलियां, मेवे, संपूर्ण अनाज, बीज, दूध से बने पदार्थ। इससे संबंधित रोग है बेरी और इस रोग के लक्षण हैं सूजन, हाथों और पैरों में जलन या झंझनाहट, सांस लेने में परेशानी। भोजन का घटक विटामिन सी। कार्य शरीर को रोगों से बचाना। स्रोत हैं आंवला, अमरूद, हरी मिर्च, संतरा, नींबू। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग हैं स्कर्वी, जिसके लक्षण हैं मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। भोजन का घटक विटामिन डी। इसका कार्य होता है अस्थि और दांतों के स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायता देना। इसके स्रोत हैं सूर्य का प्रकाश, दूध, मक्खन, मछली, अंडा। विटामिन डी की कमी से होने वाले विकार को कहते हैं रिकेट्स, जिसका लक्षण है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। भोजन का घटक कैल्शियम, जिसका कार्य होता है हमारी अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखना। इसके मुख्य स्रोत हैं दूध, सोया दूध, दही, चीज, पनीर। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं अस्थि और दंत क्षय और इसके लक्षण हैं दुर्बल अस्थियां तथा दंशक, दुर्बल अस्थियां तथा दंत क्षय। भोजन का घटक आयोडीन, जिसका कार्य है शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में सहायता देना। इसके प्रमुख स्रोत हैं आयोडीन युक्त नमक, सिंघाड़ा, समुद्री शैवाल। इससे होने वाली कमी से इंसान को घेंगा या गॉइटर हो सकता है, जिसके लक्षण हैं गर्दन के अग्रभाग में सूजन का होना। भोजन का घटक आयरन, लौह तत्व, जो हमारे रक्त का महत्वपूर्ण घटक है। इसके स्रोत हैं हरे पत्तेदार साग, चुकंदर, अनार। इससे होने वाली बीमारी को कहते हैं खून की कमी या अनीमिया, रक्ताल्पता, जिसके लक्षण हैं दुर्बलता व सांस लेने में कठिनाई। चित्र 3.5 में विटामिन और खनिज, उनके कार्य, उनके कुछ खाद्य स्रोत तथा उनकी कमी से होने वाले रोग या विकार एवं लक्षणों का एक चार्ट दिया गया है। पृष्ठ संख्या 45। चित्र 3.5 से आपने ये सीखा कि विटामिन ए
B1, C और D और खनिज, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन खाद्य घटकों के 2 समूह हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। लेकिन हम विटामिन और खनिजों की कमी के कारण होने वाले रोगों या विकारों को कैसे ठीक कर सकते हैं? इस पृष्ठ के मध्य भाग में 4 विभिन्न चित्र हैं। सबसे पहले चित्र में विटामिन ए के कुछ स्रोत दिए गए हैं, जैसे दूध, आम, पपीता और गाजर। दूसरे चित्र में विटामिन B1 के कुछ स्रोत हैं, जैसे गेहूं, अलसी के बीज, पनीर, दूध, चावल और कद्दू के बीज। तीसरे चित्र में विटामिन सी के कुछ स्रोत दिए गए हैं, जैसे अमरूद, हरी मिर्च, नींबू, आंवला, टमाटर और संतरा। चौथे चित्र में विटामिन डी के कुछ स्रोत दिए गए हैं, जैसे मक्खन, खाद्य मशरूम, अंडा, मछली और दूध। जो खाद्य घटक ऊर्जा प्रदान करते हैं, शारीरिक वृद्धि में सहायता तथा रोगों से सुरक्षा एवं रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू बनाते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। हमारे आहार के प्रमुख पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज सम्मिलित है। विटामिन और खनिजों को सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है। ये पोषक तत्व हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। आपके माता-पिता ने आपको नियमित रूप से दूध, हरी साग, फल और साबुत अनाज खाने की सलाह दी होगी। ये खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिजों से भरपूर हैं। चित्र 3.6, पृष्ठ संख्या 46। यद्यपि विटामिन और खनिजों की आवश्यकता अल्प मात्रा में ही होती है, लेकिन वे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हैं। कच्ची और पकी हुई साग भाजी में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि पकाए जाने पर साग भाजी कभी-कभी अपना चटक रंग खो देती हैं या नरम और कम कुरकुरी हो जाती हैं? खाना पकाते समय उच्च ताप के कारण उनमें से विटामिन सी जैसे कुछ पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। क्या हमारे आहार में कुछ फलों और कच्ची साग भाजी को सम्मिलित करना बुद्धिमानी नहीं होगी? कटी हुई या छिली हुई साग भाजी और फलों को धोने से भी कुछ विटामिन नष्ट हो सकते हैं। फिर भी उपभोग से पहले सभी फलों और साग भाजी को अच्छे से धोया जाना आवश्यक है। इस पृष्ठ के मध्य भाग में विभिन्न छात्रों के चित्र हैं। पहला छात्र कह रहा है, क्या हमें सभी पोषक तत्व पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं? तो दूसरी छात्रा उसके प्रश्न का उत्तर दे रही है, नहीं, नमक जैसे पोषक तत्व समुद्र के पानी या चट्टानों से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी के साथ तीसरी छात्रा भी बोल पड़ी, साथ ही सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी बनता है। और इन सभी छात्रों की बात सुनता हुआ एक नन्हा सा छात्र दाईं ओर दिखाया गया है। इन सभी छात्रों की बात को ध्यानपूर्वक सुनता हुआ एक छोटा सा छात्र दाईं ओर दर्शाया गया है। फल और साग आहारीय रेशे फाइबर से भरपूर होते हैं। आइए देखते हैं कि आहारीय रेशे हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक हैं। आवश्यक पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को आहारीय रेशों और जल की आवश्यकता होती है। आहारीय रेशे, जिन्हें रूक्षांश भी कहा जाता है, हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। फिर भी ये हमारे आहार का एक आवश्यक घटक है। ये हमारे शरीर को अनपचे आहार से छुटकारा दिलाने में मदद करता है और मल के सुचारू निकास को सुनिश्चित करता है। हमारे आहार में रूक्षांश मुख्य रूप से पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है। हरे पत्तेदार साग, ताजे फल, साबुत अनाज, दालें और मेवे रूक्षांश के अच्छे स्रोत हैं। इस पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर एक छात्र कह रहा है, मेरी दादी माँ को मल त्यागने में कठिनाई होती है। अब मुझे समझ आया कि डॉक्टर ने उन्हें रेशे युक्त खाना खाने की सलाह क्यों दी है।
पृष्ठ संख्या 47। वे कौन से खाद्य स्रोत हैं जो हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं? उनमें से कुछ की एक सूची बनाइए। जहां तक संभव हो, स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ तथा पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए भी अच्छा है। जल भी हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंश है। ये भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है। ये पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से पर्याप्त जल पीना चाहिए। वैज्ञानिक से परिचय। कोलुथुर गोपालन 1918 से 2019 ने भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की। उन्होंने 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों का उनके पोषण मूल्यों के आधार पर विश्लेषण किया और भारतीय संदर्भ में एक उपयुक्त आहार की संस्तुति की। उन्होंने भारतीय आबादी की पोषण स्थिति पर किए गए सर्वेक्षण का नेतृत्व किया, जिसमें प्रोटीन, ऊर्जा और अन्य खाद्य घटकों में व्यापक स्तर पर कमियों की पहचान की गई। इसके परिणाम स्वरूप 2002 में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई, जिसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना पीएम पोषण कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य भारत के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में संतुलित आहार उपलब्ध कराना है। इस योजना ने देश भर में करोड़ों बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 3.3 भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें? आइए जानें कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में कौन से पोषक तत्व होते हैं। मंड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जैसे कुछ पोषक तत्वों का पता सरल परीक्षणों से लगाया जा सकता है, जबकि कुछ अन्य का पता केवल प्रयोगशाला में ही लगाया जा सकता है। आइए जानें कि हम कुछ खाद्य पदार्थों में मंड, स्टार्च, वसा और प्रोटीन की उपस्थिति का पता कैसे लगा सकते हैं। 3.3.1 मंड, स्टार्च के लिए परीक्षण। क्रियाकलाप 3.5 आइए जांच करें। बिंदु 1 कुछ मात्रा में खाद्य पदार्थ जैसे आलू का एक टुकड़ा, खीरा, रोटी या ब्रेड, उबले चावल, उबले चने, कुटी हुई मूंगफली, तेल, मक्खन और कुटा हुआ नारियल का बुरादा लें। आप परीक्षण के लिए अन्य खाद्य पदार्थ भी ले सकते हैं। पृष्ठ संख्या 48। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में विभिन्न खाद्य पदार्थों में मंड की उपस्थिति के लिए परीक्षण कर रहे 2 छात्रों का चित्र दिया गया है। बिंदु 2 प्रत्येक पदार्थ के छोटे टुकड़े अलग अलग प्लेट में रखें। बिंदु 3 ड्रॉपर की सहायता से किसी एक खाद्य पदार्थ पर तनु आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंदें डालें, जैसा कि चित्र 3.7 में दिया गया है। बिंदु 4 जानें कि क्या खाद्य पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन आया है। क्या यह नीला काला हो गया है? अपने अवलोकन को तालिका 3.3 में अंकित करें। नीला काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। 3.3.2 वसा के लिए परीक्षण। क्रियाकलाप 3.6 आइए जांच करें। बिंदु 1 क्रियाकलाप 3.5 में मंड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आपने जिन खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था उन्हीं की छोटी सी मात्रा लें। बिंदु 2 प्रत्येक खाद्य पदार्थ के एक छोटे भाग को कागज के अलग अलग टुकड़ों पर रखें। बिंदु 3 खाद्य पदार्थ पर कागज को लपेटें और उसे दबाएं। ध्यान रखें कि कागज फटे नहीं। बिंदु 4 यदि खाद्य पदार्थ में कुछ पानी है तो कागज को सूखने दें। क्या कागज पर किसी प्रकार का तैलीय धब्बा बन जाता है? आपके अनुसार इस तैलीय धब्बे के आने का कारण क्या है? यदि खाद्य पदार्थ में तेल या मक्खन उपस्थित है
तो ये कागज पर एक तैलीय धब्बा छोड़ देगा। अब कागज को प्रकाश के सामने लाइए। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है? कागज पर तैलीय धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। इनमें से किन पदार्थों में वसा होती है? अपने अवलोकनों को तालिका 3.3 में अंकित करें। पृष्ठ संख्या 49। 3.3.3 प्रोटीन के लिए परीक्षण। क्रियाकलाप 3.7। आइए जांच करें। इस क्रियाकलाप को शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। बिंदु 1, पिछले क्रियाकलापों में परीक्षण किए गए खाद्य पदार्थों को लें। बिंदु 2, यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो खरल और मूसल का उपयोग करके उसका पेस्ट या चूर्ण बना लें। चित्र 3.8। सावधानी, ये रसायन हानिकारक हैं और इनका उपयोग सावधानी से किया जाना आवश्यक है। इनमें से किसी भी रसायन को तब तक न छुएं जब तक ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। अगर आपके शरीर पर कोई रसायन गिर जाए तो उस स्थान को तुरंत पानी से धो लें। इनमें से कोई भी रसायन अपने मुंह में न डालें और न ही इनको सूंघने का प्रयास करें। बिंदु 3, प्रत्येक खाद्य पदार्थ का लगभग आधा चम्मच एक अलग साफ परख नली में डालें। बिंदु 4, प्रत्येक परख नली में 2 से 3 चम्मच पानी डालें और अच्छी तरह हिलाएं। बिंदु 5, ड्रॉपर का उपयोग करके प्रत्येक परख नली में कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंदें डालें। बिंदु 6, अब एक और ड्रॉपर लें और प्रत्येक परख नली में कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें डालें। चित्र 3.8। बिंदु 7, परख नलियों को अच्छी तरह हिलाएं और उसके बाद उन्हें कुछ मिनट तक ऐसे ही रखे रहने दें। इस पृष्ठ के निचले भाग में खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति के लिए परीक्षण करने हेतु एक अध्यापिका और 2 छात्रों का चित्र दिया गया है। उनके सामने एक मेज है जिस पर खरल और मूसल रखा है। ब्रेड, चावल, मूंगफली, मटर और सोयाबीन भी रखा है। साथ ही कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की 2 बोतलें भी हैं। पृष्ठ संख्या 50। आपने क्या देखा? क्या कुछ परख नलियों के पदार्थ बैंगनी रंग के हो गए हैं? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अपने अवलोकनों को तालिका 3.3 में लिखें। आप तालिका 3.3 से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कौन से खाद्य पदार्थ एक से अधिक पोषक तत्वों की उपस्थिति दर्शाते हैं? कौन से खाद्य पदार्थ प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति दर्शाते हैं? मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति देखी जाती है। ये इंगित करता है कि हम जो आहार खाते हैं उसमें कई पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व नहीं होता हो? इनमें से किन खाद्य पदार्थों का आप प्रतिदिन सेवन करते हैं? ऐसे अन्य खाद्य पदार्थों का पता लगाने का प्रयास करें जो स्टार्च, वसा और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हों। तालिका 3.3 खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की उपस्थिति का पता लगाना। इस तालिका में 7 अलग-अलग खंड हैं जिनके शीर्षक हैं खाद्य पदार्थ का नाम, मंड, परीक्षण में खाद्य पदार्थ का रंग, आयोडीन परीक्षण से पहले, आयोडीन परीक्षण के बाद, वसा परीक्षण में तैलीय धब्बे, अनुमान हाँ या नहीं, अवलोकन हाँ या नहीं, प्रोटीन परीक्षण में खाद्य पदार्थ का रंग, प्रोटीन परीक्षण से पहले, प्रोटीन परीक्षण के बाद, मंड उपस्थित हाँ या नहीं, वसा उपस्थित हाँ या नहीं, प्रोटीन उपस्थित हाँ या नहीं। खाद्य पदार्थ के नाम हैं आलू, खीरा, उबले चावल, उबले चने, मूंगफली, रोटी या ब्रेड, मक्खन, नारियल और अन्य खाद्य पदार्थ।
इन सभी पदार्थों से जुड़े हुए परीक्षणों के बारे में दिए गए रिक्त स्थानों में अपने अपने अवलोकन लिखिए। पृष्ठ संख्या 51। 3.4 संतुलित आहार। क्या सभी व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं समान होती हैं? क्या आपको और आपके दादा दादी या नाना नानी को एक ही प्रकार के या समान मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? आहार में पोषक तत्वों के प्रकार और मात्रा की आवश्यकता आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य स्थिति, जीवन शैली इत्यादि के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। क्रियाकलाप 3.8 आइए पता करें। आपने क्रियाकलाप 3.1 में एक सप्ताह में आपके द्वारा उपभोग किए गए खाद्य पदार्थों की एक तालिका तैयार की है। ये जांचें कि आपके आहार में वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य सभी पोषक और अन्य आवश्यक घटक सम्मिलित हैं या नहीं। यदि नहीं, तो जांचें कि कौन से पोषक तत्वों अथवा अन्य घटकों को इसमें सम्मिलित करने की आवश्यकता है। ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, रुक्षांश और जल सही मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। अपने आहार को संतुलित आहार बनाने के लिए आप उसमें क्या परिवर्तन करेंगे? क्रियाकलाप 3.9 आइए तुलना करें। यहाँ दिए गए आलू के चिप्स और भुने हुए चने के पैकेट के चित्रों पर जो पोषण संबंधी जानकारी लिखी है, उसे पढ़ें। इस पृष्ठ के मध्य भाग में बाईं ओर आलू के चिप्स का पैकेट है, जिसके नीचे लिखा है पोषण संबंधी जानकारी प्रति 100 ग्राम। ऊर्जा 536.0 किलो कैलोरी, वसा 35.0 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 53.0 ग्राम, प्रोटीन 7.0 ग्राम और आहारीय रेशे 4.8 ग्राम। इसी पृष्ठ में मध्य भाग में दाईं ओर भुने हुए चनों का एक चित्र दिया गया है, जिसके नीचे लिखा है पोषण संबंधी जानकारी प्रति 100 ग्राम। ऊर्जा 355 किलो कैलोरी, वसा 6.26 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 58.58 ग्राम, प्रोटीन 18.64 ग्राम, आहारीय रेशे 16.8 ग्राम। पृष्ठ संख्या 52। आहार के पैकेट पर पोषण संबंधी जानकारी के आधार पर आप इनमें से कौन सा आहार चुनेंगे और क्यों? कुछ खाद्य पदार्थों में उच्च शर्करा और वसा की मात्रा के कारण अधिक कैलोरी होती है। साथ ही उनमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारीय रेशे होते हैं। इन खाद्य पदार्थों को अस्वास्थ्यप्रद खाद्य जंक फूड कहा जाता है। इन खाद्य पदार्थों में आलू के चिप्स, टॉफी और कार्बोनेटेड पेय शामिल हैं। इन खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इनके अधिक सेवन से व्यक्ति में मोटापा हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्य स्वास्थ्य संबंधी रोगों से भी पीड़ित हो सकता है। आपको डॉक्टर पोषिता का कथन हमेशा याद रखना चाहिए कि स्वास्थ्य ही परम धन है। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार लेना और जंक फूड से परहेज करना आवश्यक है। खुशहाल व सुखी जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य अनिवार्य है। क्रियाकलाप 3.9 में जिन 2 खाद्य पदार्थों का अध्ययन किया गया है, उनमें से किसको जंक फूड के रूप में नामांकित किया जा सकता है? पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी में प्रत्येक पोषक तत्व की मात्रा सूचीबद्ध होनी चाहिए। कभी-कभी प्रबलीकरण फोर्टिफिकेशन के दौरान आहार की पोषण गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उसमें अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। आयोडीन युक्त नमक और शिशु आहार फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है।
और भी जानें। 3.5 मिलेट, मोटा अनाज, पोषक अनाज। संभवतः आपने ज्वार, बाजरा, रागी और सांवा जैसे अनाजों के बारे में सुना होगा। ये भारत की देशज फसलें हैं। चित्र 3.9। इन्हें अलग-अलग जलवायु परिस्थितियों में सहजता से उगाया जा सकता है। इन अत्यधिक पौष्टिक अनाजों को कद्दन, मिलेट भी कहा जाता है। क्या आपने कभी कद्दन से बने खाद्य पदार्थ खाए हैं? इस पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर सांवा यानी बार्नयार्ड मिलेट का चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 53। कद्दन छोटे आकार के अनाज होते हैं और सदियों से भारतीय आहार का अभिन्न अंग रहे हैं। ये अपने अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के कारण फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये विटामिन, आयरन और कैल्शियम जैसे खनिजों और आहारीय रेशों के अच्छे स्रोत हैं। यही कारण है कि इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक संतुलित आहार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 3.6 खाद्य मील, फूड माइल, खेत से हमारी थाली तक। खेत से भोजन हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है? इस प्रक्रिया के क्या चरण हैं? इस प्रक्रिया में कौन-कौन से लोग सम्मिलित होते हैं? क्या आप जानते हैं कि अनाज के अंकुरित होने के बाद उसका आटा बनने तक कितना समय और कितनी मेहनत लगती है? आइए, हम जो रोटी खाते हैं उसे बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए चित्र 3.10 का अवलोकन करें। इस पृष्ठ के निचले भाग में रोटी की कहानी खेत से थाली तक एक चित्र के माध्यम से दर्शाई गई है। ये कहानी शुरू होती है किसान द्वारा गेहूं उगाने से। उसके बाद अनाज की मढ़ाई और ओसाई की जाती है। फिर अनाज का भंडारण होता है। अनाज का भंडारण करने के बाद अनाज को पीसने का और पैक करने का काम होता है। फिर उसी पिसे हुए अनाज को खुदरा दुकान तक परिवहन के माध्यम से पहुंचाया जाता है और वहां से यानी खुदरा दुकान से वो अनाज रोटी के रूप में हमारी थाली में परोसा जाता है। तो हमारे हाथ में आती है रोटियों से भरी हुई भोजन की थाली। गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को उसका खाद्य मील, फूड माइल कहा जाता है। खाद्य मील को कम करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे परिवहन के दौरान लागत और प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। इससे स्थानीय किसानों के व्यवसायों को सहायता मिलती है और ये हमारे भोजन को अधिक ताज़ा और स्वास्थ्यवर्धक रखता है। पृष्ठ संख्या 54। बहुत से लोग भोजन को अपनी थाली में बिना खाए छोड़कर उसे बर्बाद करते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे किसान और समुदाय के अन्य सदस्य खेत से हमारी थाली तक भोजन पहुंचाने में कितना समय लगाते हैं और कितना श्रम करते हैं। हमें उतना ही भोजन अपनी थाली में लेना चाहिए जितना हम खा सकें। इससे भोजन की बर्बादी कम होगी। भोजन को खेत से थाली तक पहुंचाने में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रियाओं की समय सीमा, टाइमलाइन का पता लगाने का प्रयास करें। चित्र 3.10। स्थानीय भोजन खाने से किस प्रकार खाद्य मील को कम किया जा सकता है? स्वस्थ खाएं, मिल बांट कर खाएं और खाने का सम्मान करें। स्थानीय उत्पादकों का समर्थन करें। प्रमुख शब्द: कार्बोहाइड्रेट, पाक पद्धतियां, अभावजन्य रोग, वसा, आहार के घटक, खाद्य मील, आयोडीन युक्त नमक, मिलेट मोटा अनाज, खनिज, पोषक तत्व, प्रोटीन, रिकेट्स, आहारीय रेशे, स्कर्वी, विटामिन, विश्लेषण, तुलना करना, परिणाम निकालना, निष्कर्ष निकालना,
जांच करना, अवलोकन करना, पूर्वानुमान, सर्वेक्षण। पृष्ठ संख्या 55। सारांश। मुख्य बिंदु। बिंदु 1। संपूर्ण भारत में लोग विविध प्रकार का आहार लेते हैं, जिसमें विभिन्न खाद्य घटक उपस्थित होते हैं। बिंदु 2। किसी क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती भिन्न भिन्न प्रकार के आहार की उपलब्धता, स्वाद प्राथमिकताओं, संस्कृति और परंपराओं आदि के अनुसार खान पान की आदतें भिन्न हो सकती हैं। बिंदु 3। समय के साथ पाक पद्धतियां परिवर्तित हो गई हैं। खाना पकाने के पारंपरिक और आधुनिक तरीकों में बहुत अंतर है। बिंदु 4। आहार हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक है। ये हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है और रोगों से बचाता है। बिंदु 5। हमारे आहार में प्रमुख पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज हैं। इसके अतिरिक्त आहारीय रेशे और जल भी भोजन के आवश्यक घटक हैं। बिंदु 6। कार्बोहाइड्रेट और वसा प्राथमिक ऊर्जा स्रोत हैं, जबकि प्रोटीन शरीर वर्धक पोषक तत्व हैं। बिंदु 7। विटामिन और खनिज हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं, हमें संक्रमण से बचाते हैं और स्वस्थ रखते हैं। बिंदु 8। संतुलित आहार उचित मात्रा में सभी अनिवार्य पोषक तत्व प्रदान करता है तथा इसमें पर्याप्त मात्रा में आहारीय रेशे और जल उपलब्ध होता है। बिंदु 9। लंबे समय तक हमारे आहार में एक या अधिक पोषकों की कमी से रोग या विकार हो सकते हैं। बिंदु 10। जंक फूड अस्वास्थ्यकर होते हैं क्योंकि उनमें शर्करा और वसा की मात्रा अधिक होती है, परंतु प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारीय रेशे कम होते हैं। बिंदु 11। मिलेट को मोटा अनाज, पोषक अनाज भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर को सामान्य कार्य करने के लिए आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इनकी खेती विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में आसानी से की जा सकती है। बिंदु 12। स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ तथा पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए भी अच्छा है। बिंदु 13। किसी खाद्य पदार्थ द्वारा उसके उत्पादन के स्थान से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को उसका खाद्य मील कहते हैं। बिंदु 14। हमें कभी भी भोजन बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें भोजन उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकें। पृष्ठ संख्या 56। आइए और अधिक सीखें। 1। निम्नलिखित में से दिए गए में से असंगत को चुनें और कारण बताएं। क। ज्वार, बाजरा, रागी, चना। ख। राजमा, मूंग, सोयाबीन, चावल। 2। भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों की तुलना करते हुए चर्चा करें। 3। शिक्षक का कहना है कि अच्छा आहार औषधि के रूप में कार्य कर सकता है। रवि इस कथन को लेकर उत्सुक है और वो अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। कम से कम ऐसे 2 प्रश्न सूचीबद्ध करें जो वो पूछ सकता है। 4। सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से स्वास्थ्यप्रद नहीं होते और सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थ सदैव आनंददायक नहीं होते। कुछ उदाहरणों के साथ अपने विचार साझा करें। 5। मेदू सब्जियां नहीं खाता, लेकिन बिस्कुट, नूडल्स और डबल रोटी, सफेद ब्रेड का आनंद लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए? अपने उत्तर को विस्तार से समझाइए। 6। रेशमा को कम रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही थी। चिकित्सक ने उसकी दृष्टि का परीक्षण किया और एक विशेष विटामिन पूरक सप्लीमेंट लेने की सलाह दी
उन्होंने उसे अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की भी सलाह दी। क, वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित है? ख, उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है? ग, कुछ खाद्य पदार्थों किन्हीं 4 का सुझाव दें जिन्हें इस समस्या को दूर करने के लिए उसे अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। 7, आपको यहाँ दिए गए पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। क, डिब्बा बंद फलों का रस। ख, ताजे फलों का रस। ग, ताजे फल। पोषण की दृष्टि से आप किसे लेना पसंद करेंगे और क्यों? 8, गौरव के पैर की हड्डी टूट गई। उसके चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा संरेखित किया और प्लास्टर लगा दिया। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली भी दी। जब वो दूसरी बार दिखाने गया, तब चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी पीने के लिए दिया। चित्र 3.5 का संदर्भ लें और अग्रलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पृष्ठ संख्या 57। क, चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली क्यों दी? ख, दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी सिरप भी क्यों दिया? ग, चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है? 9, चीनी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलयन से किया जाता है, लेकिन इसका रंग नीला काला नहीं होता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? 10, आप रमन के इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? सभी मंड स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए किसी क्रियाकलाप की योजना का वर्णन करें। 11, प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंदें मिष्टी के मोजे पर तथा उसकी शिक्षिका की साड़ी पर गिरीं। साड़ी पर आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गईं, जबकि मोजे पर आयोडीन का रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? 12, कद्दन को एक स्वास्थ्यप्रद आहार क्यों माना जाता है? क्या केवल कद्दन खाने से शरीर की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं? चर्चा करें। 13, आपको विलयन का एक नमूना दिया गया है। आप इसके आयोडीन विलयन होने की संभावना की जांच किस प्रकार करेंगे? और भी सीखें। बिंदु 1, किराने की खरीदारी के बाद विभिन्न खाद्य पदार्थों के पैकेट खोलने में अगली बार अपनी माताजी की मदद करें। कम से कम 3 फोर्टिफाइड प्रबलीकृत खाद्य पदार्थों की पोषण संबंधी जानकारी को पढ़ें और उनका विश्लेषण करें। बिंदु 2, अरुणाचल प्रदेश की अपातानी जनजाति अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टैप्यो नामक नमक का उत्पादन करती है। इंटरनेट से उनकी नमक बनाने की प्रक्रिया और स्वयं नमक बनाने की आवश्यकता के बारे में अधिक जानकारी एकत्र करें। इसके चित्र एकत्रित करें और उन्हें एक चार्ट पेपर पर चिपकाएं। साथ ही इस नमक को बनाने की प्रक्रिया और इसकी उपयोगिता के बारे में एक अनुच्छेद लिखें। बिंदु 3, वे साग या फल जो किसानों द्वारा खेती किए बिना जंगल या आसपास के खेतों में प्राकृतिक रूप से उगते हैं, जंगली प्रजाति के माने जाते हैं। परंपरागत रूप से भारत में कई आदिवासी समूह साग की इन जंगली प्रजातियों पर निर्भर हैं, जो उनके आहार का भाग हैं। पृष्ठ संख्या 58। महाराष्ट्र की रान भाजी और हिमाचल प्रदेश के खाद्य मशरूम के बारे में पढ़ें। क्या आप अपने क्षेत्र में आहार की ऐसी किसी जंगली प्रजाति के बारे में जानते हैं? कक्षा में चर्चा करें। बिंदु 4, उन जंक फूड की सूची बनाएं जिन्हें आप प्रायः खाते हैं। अपने मित्रों से भी ऐसी सूची बनाने के लिए कहें। इन सूचियों के आधार पर
अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखकर स्कूल परिसर में जंक फूड पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करें तथा स्वस्थ विकल्प सुझाएं। बिंदु 5, आयु, शारीरिक क्रिया और स्वास्थ्य स्थितियों के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं में विभिन्नता का पता लगाएं। अपने अवलोकन अंकित करें, चर्चा और विश्लेषण करें। बिंदु 6, आपके पड़ोस में रहने वाले 12 वर्ष के बच्चे को संतुलित आहार देने के लिए एक आहार तालिका डाइट चार्ट बनाएं। आहार तालिका में ऐसे खाद्य पदार्थ सम्मिलित होने चाहिए जो सस्ते हों और आपके क्षेत्र में सहजता से उपलब्ध हों। अध्याय 3 यहीं पर समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की विज्ञान की ध्वनि पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा। वाचन स्वर ममता मलकानी, ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत और मंजू कुमारी, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET